हमने कहा था कि किसी भी कंपनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दो होते हैं, एक मेमोरेंडम और दूसरा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए। एमओए आपको बताता है, मेमोरेंडम आपको बताता है कि कंपनी क्या है, व्हाट द कंपनी इज। उसमें कंपनी का नाम, कंपनी का शेयर कैपिटल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो सब्सक्राइबर्स हैं, कंपनी की जनाब अंडरटेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो आ जाता है कि कंपनी क्या है। ये कंपनी के एक्सटर्नल मैटर्स को डील करते हैं कि अगर बाहर से किसी बंदे ने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो उसको मेमोरेंडम दिखा दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि हाउ डज द कंपनी वर्क, कि कंपनी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कंपनी के मेंबर्स कितने हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट क्या है, कंपनी के टाइम आउट कितने हैं, कंपनी के कितने एम्प्लॉइज हैं, ये सारा कुछ लिखा होगा आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ओके, तो हमने एमओए पढ़ लिया था, अब हमने पढ़ना है एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए बेटा, हम कहते हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवाना ही हकीकत में कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, लेकिन कुछ सिचुएशन में कंपनी के मेमोरेंडम के साथ साथ आर्टिकल्स को भी रजिस्टर्ड करवाना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन कुछ कंपनीज के पास ये इस्तिस्ना हासिल है कि अगर वो अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने आर्टिकल्स बेशक रजिस्टर्ड ना करें। मेमोरेंडम सबके लिए लाजमी है, लेकिन आर्टिकल्स ऑप्शनल हैं किन के लिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। ओके, अच्छा, अब आर्टिकल्स हर बंदे का अपना अपने हो सकते हैं, हर कंपनी के अपने अपने हो सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के अगेंस्ट हो। मिसाल के तौर पर कंपनीज एक्ट आपको कहता है कि अगर आपने पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 3 लोग होने चाहिए। कोई बंदा अपने आर्टिकल्स में ये नहीं कह सकता कि 2 लोग मिलकर पब्लिक कंपनी बना रहे हैं। कंपनीज एक्ट कहता है जी, अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम आपके 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 7 डायरेक्टर्स। लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल में लिखेंगे ना हमें सिर्फ 5 डायरेक्टर्स हायर करने हैं, अपॉइंट करने हैं, तो आप कंपनीज एक्ट की कंट्राडिक्शन में आ गए हैं, तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गलत हो जाएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट ने ऑटोमेटिकली खुद से ही अपना एक टेबल बनाया हुआ है एसएससीपी की वेबसाइट पे, टेबल एफ के नाम से। उस टेबल एफ में कंटेंट्स लिखे हुए हैं। अब जो कंटेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, जो उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, ये अपने आर्टिकल में मैं ऐड कर सकती हूँ, कंपनी को लगता है, तो कंपनी वो कंटेंट्स क्या कर लेगी, अपने आर्टिकल में शामिल कर लेगी। मैं आपको आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाता हूँ, तलब फूड्स का। ये हकीकत में आपके पास फॉर्म एफ होता है एसएससीपी की, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएससीपी की वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स होते हैं और उनमें एक टेबल एफ के नाम से फॉर्म है जो कि बताता है कंपनी के आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, उसी तरह से रेगुलेशन, इसके ऊपर कौन सा नाम, कंटेन इन टेबल ए टू द फर्स्ट कैजुअल ऑफ द कंपनी एक्ट। ये टेबल ए जो है बेसिकली इन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस वजह से इन लोगों ने टेबल ए जो भी होगा वो अडॉप्ट किया होगा। अब टेबल ए में क्या कुछ लिखा हुआ है जी, टेबल ए में प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के शेयर्स किस तरह से ट्रांसफर किए जाएंगे, डायरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जनाब, डायरेक्टर्स के 2 डायरेक्टर है कंपनी के, ये डायरेक्टर्स के नाम है मोहम्मद अमर मुसा, मोहम्मद अरसलान रियाज। उसके बाद जनाब कंपनी के ये उनके पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर स्टोरी में नहीं दिखा सकता, ये उनके जनाब पर्टिकुलर्स हैं। सिर्फ इतना ही कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कौन से बंदे के पास क्या राइट्स हैं, ठीक है, और उनके पर्टिकुलर्स वगैरह। ये सारा कुछ आपके एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यही चीज़ें बेटा आप देखेंगे कि हमने यही कुछ पढ़ना। जैसे कि देखिए,
रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल को रजिस्टर्ड आपने करवाना तो किस तरह से करवाना है। कहता है नाउ आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी एंड फर्दर सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। द आर्टिकल्स मे बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। कि आर्टिकल्स जो है वो कंपनीज एक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं लेकिन उसकी कंट्राडिक्शन नहीं आ सकती। मतलब आर्टिकल कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम आपके 7 डायरेक्टर्स आपको होने चाहिए। आर्टिकल में ये तो कह सकते हैं कि कम से कम 8 डायरेक्टर रखने हैं, कम से कम 10 डायरेक्टर्स रखने हैं, कम से कम 6 डायरेक्टर्स नहीं कह सकते। उसकी कंट्राडिक्शन में कुछ नहीं आया। गॉट इट? अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं ना आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स को आप रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रजिस्टर बेशक ना करें। देखिए क्या कह रहे हैं, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एंड सेटिंग आउट रेगुलेशंस फॉर द कंपनी में शैल बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम। कौन से लोग? ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए क्या है? ऑप्शनल, कि इसको बेशक रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं। लेकिन कंपलसरी किन के लिए है? कंपलसरी फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। 3 किस्म की कंपनी थी ना, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कहता जी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए क्या है? ऑप्शनल है, और इसके अलावा गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनीज इनके लिए क्या है? ये कंपलसरी। ओके। अच्छा, कहते जी आप अगर तो लिमिटेड बाय शेयर है तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब क्या है जी? आप चाहें तो अपना आर्टिकल्स खुद बना लें, ठीक है, और उसको रजिस्टर करवा लें। तो कहता जी अगर आपने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाया तो जो जो आपके आर्टिकल्स होंगे एज इट इज आ जाएगा। जो भी आपने लिखा होगा, जो भी सेक्शन आपका होगा, जो भी पैराग्राफ आपका होगा, एज इट इज मान लिया जाएगा। मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहा हूँ। कहता लेकिन अगर आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अगर आप हैं और आपने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो फिर आपको टेबल ए जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ना टेबल ए, अभी जो टेबल मैंने आपको दिखाया था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? तमल फूड प्राइवेट लिमिटेड ने अपना आर्टिकल्स को टेबल ए के तहत उसने कंसीडर करवा लिया। तो अगर तो आप अपने आर्टिकल्स खुद जनरेट करके खुद बना के अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाते हो मेमोरेंडम के साथ हैविंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कहता जी फिर कोई मसला नहीं है, फिर किसी भी किस्म के टेबल को फॉलो करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर नहीं करवाया, जस्ट आपने मेमोरेंडम को रजिस्टर करवाया और आपने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर नहीं करवाया, तो फिर आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए टेबल ए को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन टेबल ए इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, फिर उसके बाद जनाब इसके अंदर लिखा होता है कि आपका कंपनी का जो है वो शेयर कैपिटल कितना है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। कहता जी इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल द आर्टिकल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स विद व्हिच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। कहता जी अगर तो है ना आपके पास लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, तो फिर आपको पता है कि जितने की कंपनी होगी 10 लाख की रजिस्टर करवानी है, 20 लाख की करवानी है, 1 करोड़ की करवानी है, जितने के भी आपके आर्टिकल्स, आपके जितने भी शेयर्स होंगे, कैपिटल शेयर जितना भी आपका होगा, आपकी कंपनी उतने की रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कंपनी गारंटी लिमिटेड या अनलिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल, जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो फिर जितने लोग होंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने लोग होंगे उतने नाम की कंपनी जो है वो रजिस्टर कर ली जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरी कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वहां पे क्या लिखूंगा जनाब? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है जिसका शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। अगर मेरी कंपनी है गारंटी लिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल, तो मैं लिखूंगा कि जनाब मेरी जो कंपनी है ये गारंटी लिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल है, लेकिन इसके ओनर 5 हैं। गॉट इट? इसके ओनर 5 हैं। ये मुझे अपने नंबर ऑफ मेंबर्स लिखने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। उस नंबर ऑफ मेंबर्स को मुझे क्या करवाना पड़ेगा? अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स होने कितने चाहिए? ओनर कहते हैं जी एसएमसी के लिए तो 1 बड़ा, प्राइवेट लिमिटेड के लिए कम से कम 2 और पब्लिक लिमिटेड के लिए कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए। ओके, इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड गारंटी इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल
द आर्टिकल शैल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स विद व्हिच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। सेम लाइन उसके लिए आपसे लिख दिया, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए उसमें बताया नहीं, यहाँ पे अगर उसको नंबर ऑफ मेंबर्स लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। नंबर ऑफ मेंबर्स में आपके पास यही आएगा कि कितने मेंबर्स आपके पास होने चाहिए, ओके। उसके बाद ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए, मतलब टेबल ए कब एप्लीकेबल है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेबल ए कब एप्लीकेबल है बेटा, जब आप कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और आपने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं करवाए, मेमोरेंडम के साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल ए आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गारंटी लिमिटेड है या आप अनलिमिटेड हैं तो आपको अपने आर्टिकल्स लाजमी तौर पर रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, और वो आर्टिकल्स आपके, उसके लिए आपको टेबल ए को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहे जी, टेबल ए इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं है तो सारे के सारे टेबल क्या होगा, एप्लीकेबल। टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय अ कंपनी। कहता जी अगर सारे के सारे टेबल में से कुछ पॉइंट्स, कुछ कंटेंट्स आपने मॉडिफाई कर दिए, आपने एक्सक्लूड कर दिए, आपने निकाल दिए अपने आर्टिकल्स के लिए, तो लोग कहते हैं जी जहां तक जो आपने मॉडिफाई किए हैं उनके अलावा बाकी सारे का सारा टेबल क्या होगा, आप पे एप्लीकेबल। और नंबर 3, टेबल ए नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। और टेबल ए कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब आपने कंपनी के आर्टिकल्स को क्या करवा लिया हो, रजिस्टर करवा लिया हो और बता दिया हो कि सर मैं, मेरे आर्टिकल्स अपने हैं, मैं टेबल ए को अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करवाना चाहता। तो इसकी जनाब ये एप्लीकेबिलिटी है कि एप्लीकेबल कैसे होगा, नंबर 1 सारे का सारा एप्लीकेबल किसके ऊपर है, जिसके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं है। नंबर 2 अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स अपनी तरफ से ले आए या टेबल ए के कुछ आर्टिकल्स मॉडिफाई कर दे या आपको एक्सक्लूड कर दे, तो जिस हद तक मॉडिफिकेशन या एक्सक्लूजन से पहले जो कुछ इसके अलावा है सारे के सारे टेबल के कंटेंट्स एप्लीकेबल होंगे। और नंबर 3 कि टेबल ए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा इनके ऊपर अगर वो अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाएं और उसमें लिख दें कि मेरे ऊपर टेबल ए एप्लीकेबल नहीं। गॉट इट? इसके बाद ना क्राइटेरिया एंड मोटिव, सॉरी क्लैरिटी एंड मोटिव राइट्स। देखिए बेटा, कहते हैं आपके पास द आर्टिकल ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट एंड विदाउट एम्बिग्यूटी एंड शैल लिस्ट एंड एन्यूमरेट द वोटिंग एंड अदर राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। देखिए बेटा, हमने ये पढ़ा था कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो मीटिंग के अंदर कंपनी के फैसले लेते हैं और फैसले कोई एक बंदा नहीं ले रहा होता बल्कि तमाम मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं। याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। अब वो किस बंदे के पास कितने वोट्स हैं, कितने शेयर्स के ऊपर कितने वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, वो सारे के सारे आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हैं। ठीक है, किस बंदे के पास कितने राइट्स हैं, कितने उसके पास शेयर्स हैं, कौन से शेयर के कितने वोट बनते हैं, दूसरे शेयर के कितने वोट बनते हैं, मुख्तलिफ शेयर की सिक्योरिटी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अपने अपने जो है वो वोटिंग राइट्स हैं। तो वो भी कहाँ लिखा होगा, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। उसके बाद कहते हैं जी इफ अ कंपनी कंट्रवेंस द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी। कि अगर आपने आर्टिकल में कुछ लिखा हो और काम आप कुछ करते हैं, मिसाल के तौर पर आर्टिकल में आपने लिखा हो कि कम से कम 8 डायरेक्टर्स हमने अपॉइंट करने हैं, लेकिन आप 7 डायरेक्टर्स करवा रहे हैं, आर्टिकल्स के कंट्रवेंशन में आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो एज पर रूल आपके ऊपर और कंपनी का हर ऑफिसर में कौन कौन से लोग आते हैं, ऑफिसर में कंपनी का सीईओ आता है, कंपनी का सीएफओ आता है, कंपनी का चेयरमैन आता है, कंपनी का सेक्रेटरी आता है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर क्या लगता है, पेनल्टी इम्पोज की जाती है। व्हाट इट? अब टेबल ए की बेटा बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि टेबल ए एप्लीकेबल है, टेबल ए एप्लीकेबल है। अब टेबल ए के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, ये जनाब हमारे पास कंटेंट है टेबल ए आप लोगों के साथ। इन कंटेंट्स को सारे के सारे कंटेंट्स एप्लीकेबल होंगे कब, जब आपके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप इन कंटेंट्स में से कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर इन कंटेंट को आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करवाना चाहते तो आप अपने आर्टिकल को रजिस्टर करवाइए और मेंशन कर दिए कि हम अपने ऊपर टेबल या एप्लीकेबल नहीं करवाना चाहते।
और टेबल ए के अंदर कौन कौन से कंटेंट है जनाब? नंबर 1 बिजनेस के बारे में बताया गया कि बिजनेस किस चीज़ का है। नंबर 2 शेयर्स के बारे में बताया गया कि किसी कंपनी के शेयर्स कितने हैं। नंबर 3 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में बताया गया कि आप किस तरह से शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं या किस तरह से शेयर्स यहाँ पर ट्रांसमिट हुए हैं। बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश विड्रॉल डिविडेंड के जनाब जो बंदे शेयर होल्डर हैं उनके अकाउंट में किस तरह से कैश डिविडेंड के तौर पर उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। उसके बाद जनाब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, क्या अगर आप कैसे कैपिटल को शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं तो क्या मेथड है उसको चेंज करने का। जनरल मीटिंग आपने कब करवानी है, नोटिस जनरल मीटिंग के कब आपने और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं किस कौन बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, मेंबर्स वोटिंग कैसे कास्ट करेंगे, और फिर किसी ने प्रॉक्सी निकालनी तो प्रॉक्सी किस तरह से लगेगी, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, इलेक्शन कैसे करवाने हैं, डायरेक्टर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ किस तरह से होंगी, जो भी मीटिंग होती है उन मीटिंग के जो मिनट्स बुक है वो किस तरह से मेंटेन की जाएगी, कैसे कैसे तमाम मेंबर्स को भेजी जाएगी, कंपनी की मोहर सील ऑफ द कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर को अगर आप डिस्क्वालीफाई करवाना तो किस तरह से करवाएंगे, वैकेंसीज किस तरह से फिलअप की जाएंगी, यानी कि अगर आपने डायरेक्टर को उसके ऑफिस से निकाल दिया तो अब नया डायरेक्टर आप कैसे अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर की प्रोसीडिंग किस तरह से होंगी, डिविडेंड और रिजर्व कितने होंगे, कंपनी के अकाउंट्स क्या कैसे और कौन मेंटेन करेगा, कंपनी के नोटिस कैसे रखे जाएंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, कंपनी को अगर वाइंड अप करना तो वाइंड अप का क्या रूल होगा, और अगर कंपनी को नुकसान हुआ है या कंपनी की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी इंडेमनिटी, उसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी। ये सारे के सारे कंटेंट्स एप्लीकेबल होते हैं उनके ऊपर जिनके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं होते। ओके, अब बेटा ये सारे के सारे टेबल ए के कंटेंट आपने अपने माइंड में ऐसे बिठाने हैं कि अगर इनमें से कोई पूछ लेके जी बताइए कि इनके जो है वो कंपनी के टेबल ए के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं तो आपको बताना चाहिए। इसमें एमसीक्यू से एक आध दफ़ा आज आपने पूछा था, हो सकता है कि दोबारा फिर से पूछ जहाँ तक बेटा क्वेश्चन है। और ओके, जैसे बेटा आप अपने मेमोरेंडम को प्रिंट करवाते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं और उसको फिर लगाते हैं अपने पास, आर्टिकल्स को भी बेटा आपने ऐसे करना है, आपने प्रिंट करवाना है, उनको पैराग्राफ में डिवाइड करना है, हर सब्सक्राइबर अपना नाम लिखेगा, अपने साइन करेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, अपना बिजनेस लिखेगा कि उसका काम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या है, और हर सब्सक्राइबर के विटनेसेस होंगे, ठीक है, और लास्ट में आप डेट डाल देंगे। यहाँ तक मसलन सर और ओके। अच्छा, और अब बेटा अगर आप अपने आर्टिकल्स को चेंज करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करनी पड़ेगी। अच्छा, अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा जनाब, उसी तरह अगर तो आपके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हैं तो आपको दोबारा फिर से क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी नए आर्टिकल्स की, और अगर आपके आर्टिकल रजिस्टर्ड नहीं है तो खुद ही आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जी, सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम अ कंपनी मे बाय स्पेशल रेजोल्यूशन alter its articles and any alterations so made shall be valid as if originally contained in the articles and is subject to like manner to alteration by special resolution। कि ऐसे समझा जाएगा कि जैसे ये ऑल्टरेशन शुरू से थी, मतलब ऑल्टर हुआ नहीं है बल्कि शुरू से ही ऐसा था, चेंज नहीं किया था, इट वाज अज्यूम्ड। और रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्टरेशन के नाम आप ऑल्टरेशन कब नहीं कर सकते, आपके अगर ऑल्टरेशन करने से किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर इफेक्ट होते हैं, कुछ लोग इफेक्ट होते हैं आपके ऑल्टर करने की वजह से। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स में लिखा होगा कि जनाब आपने डिविडेंड जो है आपने हर साल के बाद आपने डिविडेंड भेजना है, आर्टिकल्स में लिखा। लेकिन अगर आर्टिकल में आप ऑल्टर करके ये लिख दें कि जनाब आप हर साल डिविडेंड नहीं भेजेंगे बल्कि आप 2 साल के बाद डिविडेंड भेजेंगे, तो आपके जो छोटे माइनर जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे जिनको पैसों की जरूरत हमेशा रहती है वो लोग इफेक्ट होंगे। अब वो जितने भी लोग होंगे, वो 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी वो लोग छोटे शेयर होल्डर्स, वो तमाम के तमाम शेयर होल्डर्स वो इफेक्टेड क्लास है कि जिनको ऑल्टरेशन से मसला है। तो लोग कहते हैं कि आपने उन मेंबर्स को बुलवाना है जिनको ऑल्टरेशन से मसला है, उन मेंबर्स के 3/4 कौन से लोग जो इफेक्टेड क्लास ऑफ मेंबर्स है। अगर वो 3/4 इस ऑल्टरेशन के हक में वोट दे देते हैं तो ऑल्टरेशन कर ली जाएगी, लेकिन अगर वो 3/4 इसके हक में वोट नहीं कास्ट करते तो ऑल्टरेशन नहीं होगी। ओके, मिसाल के तौर पर मैं कंपनी का सीईओ और हमने मीटिंग के अंदर डिसाइड किया कि ना हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए
एक हम ऐसा काम करते हैं, अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर देते हैं। हम यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, लेट्स सपोज हम 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोगों ने क्या किया जी, हमने अपना हम मीटिंग कर रहे हैं और हमने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और हमने कहा जनाब बस दैट्स इट। अब रेजोल्यूशन पास होने के बाद आपका एओए जो है ऑल्टर हो जाएगा, लेकिन इस ऑल्टरेशन का इफेक्ट कुछ और भी लोग यहाँ पे होंगे, कुछ और भी लोग बैठे होंगे, वो लोग इस चीज से इफेक्ट होंगे। हमने कहा जनाब हमने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया 5 लोगों ने, लेकिन हमारे इस रेजोल्यूशन की वजह से कुछ दूसरे लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। हमने कहा जी वो कितने लोग हैं, उन्होंने कहा जनाब वो आपके पास तकरीबन कोई 10 लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। अब लॉ कहता है कि आपने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो 10 लोग हैं। इनमें से 3/4 का मतलब क्या होता है 75%। अब इन 7 में से अगर 8 लोग इन 10 में से अगर 8 लोग हमारे हक में फैसला करते हैं, हमारी रेजोल्यूशन के हक में फैसला करते हैं, तो ये ऑल्टरेशन मान ली जाएगी, अदरवाइज ऑल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। ओके देखिएगा, when alteration in articles affects the substantive rights or liabilities of members of a class of members or a class of members, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4 of the member or of the class of members affected by such alteration, as the case may be, exercise the option through vote personally or through proxy vote for such alteration। खुद से वोट डालें या प्रॉक्सी किसी के वोट दिलवाएं उस ऑल्टरेशन के हक में। तो कितने लोग 3/4, किसके 3/4 तमाम मेंबर्स के नहीं, जो इफेक्टेड क्लास है, जो इफेक्टेड मेंबर्स हैं उनके 3/4। तो फिर ये ऑल्टरेशन सही समझी जाएगी। उसके बाद जनाब जैसे आप इसको ऑल्टर कर देंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने ऑल्टरेशन, अगर आप ऑलरेडी आप रजिस्टर करवा रहे हैं तो ऑल्टरेशन की कॉपी आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। A copy of the article of association altered shall within 30 days from the date of passing of the resolution be filed by the company with the registrar, and he shall register the same, and the articles so filed shall be articles of the company। और जो आर्टिकल्स नए आप ऑल्टर फाइल करेंगे वही आर्टिकल ऑफ द कंपनी समझ लीजिए। जी बेटा ऑल ओके, यहाँ तक मसले साल बेटा ऑल क्लियर। अच्छा अब आपके पास आ गया है जनरल प्रोविजंस। बेटा जनरल प्रोविजंस का मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं कि जनरल है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने क्या कहा था कि कंपनी एक्ट की वायलेशन किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं। मेमोरेंडम हो और आपके आर्टिकल्स हो, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। इनका आपस में कोई तजाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है जी, एक्ट टू ओवररीड। चल इसको कल कर लेंगे, ठीक है, कल इसको इंशाल्लाह हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। याद रखिए क्वेश्चन, याद रखिए प्रॉब्लम। और ओके ऐसे बेटा ऐसा ऐसा हम पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास होते जाएंगे। 2 चैप्टर तो हमारे खत्म होने लगे हैं। याद से कर भूल जाते हैं। अच्छा इसको याद कैसे करें, देखिए बेटा कंपनी लॉ के अंदर मेजर जो चीज़ें हैं बेटा, बिजनेस लॉ में ये होता है कि आपके पास केसेस बने होते हैं और आप उनको यस या नो में आप उसको आंसर कर देते हैं और केसेस भी रियलिस्टिक से होते हैं। कंपनी लॉ के अंदर मसला ये होता है कि आप लोगों ने रियल एग्जांपल्स देखे नहीं होते। बिजनेस लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने रियल एग्जांपल्स देखी होती है, आपको इसलिए माइंड में रह जाती है। कंपनी लॉ में आप लोगों को मैंने आर्टिकल और एमओए दिखाई है सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को माइंड में हो कि अच्छा रियल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब रियल में आपको उन चीज़ों का पता नहीं होता क्योंकि अभी आपके आर्टिकल्स हुए नहीं होते। आर्टिकल्स करेंगे तो भी आपको उन चीज़ों का प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता चलेगा। तो फिर इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड में ला सकते हैं। एक चीज़ बेटा आपने पढ़ी, जैसे क्या आपने क्लास में पढ़ा, आप इसको घर में जाके लिख लें, पढ़ने घर में जाके एक दफ़ा और इसको लिख लें। बेशक आप अपने वर्ड्स में लिखें, उसके साथ मैच कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। डेली बेस पे ये प्रैक्टिस करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो पढ़ें शाम को जाके लिख लें उसको अपने वर्ड्स के अंदर, याद करके इसको लिख लें। बेटा आपकी तैयारी साथ साथ होती है। इसको पास करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ बच्चा क्या करता है, बच्चे ने क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ देखी नहीं होती तो वो इसको रट्टा लगाने की कोशिश करता है, रट्टा लगा के आपको नहीं आएगा। ओके, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखिए, आप अपनी वर्डिंग को उसके साथ मैच कीजिए। अगर कोई तजाद आता है तो सब देख लीजिए कहाँ पे मसला आ रहा है, और अगर नहीं आता दैट्स फाइन। उसके अलावा आपकी जैसे प्रैक्टिस हम रोज़ यहाँ पे सवाल लिखते हैं,
आप अगर घर से पढ़ के आए, लेके आए, तो यहाँ पे आके उसका सवाल को उसका जवाब दें, आपके सवाल चेक किए जाते हैं, आपकी तैयारी साथ साथ होती जाएगी। अच्छा ओके, चलें वाजिब बंद कर दो।